7th क्लास साइंस का ये है 4th चैप्टर हीट और इस वीडियो में हम करेंगे NCERT एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, अ मार्बल टाइल वुड फील कोल्ड एज कंपेयर टू वुडन टाइल ऑन अ विंटर मॉर्निंग। एक मार्बल टाइल वुडन टाइल के कंपैरिजन में ज़्यादा ठंडी फील होती है सर्दियों की सुबह में, यानी कि सुबह सुबह सर्दियों में मार्बल की टाइल ज़्यादा ठंडी लगती है और वुडन वाली कम। रीज़न, पहला रीज़न यहाँ पर ये लिखा है कि जो मार्बल टाइल होती है वो बेटर कंडक्टर होती है हीट का वुडन टाइल के कंपैरिजन में। दूसरा, मार्बल टाइल पर पॉलिश होता है जबकि वुडन टाइल पर पॉलिश नहीं होता। तीसरा, मार्बल टाइल हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है, वुडन टाइल कम रिफ्लेक्ट करती है मार्बल। और चौथा रीज़न क्या है कि मार्बल टाइल पुअर कंडक्टर है और वुडन टाइल गुड कंडक्टर है। अब देखते हैं चारों में से कौन सही है। तो पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर पॉलिश हमें कोई लेना देना नहीं है और ये चौथा फैक्ट तो गलत ही है। मार्बल वुड के कंपैरिजन में अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। तो सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, पहला आंसर सही है। पहला आंसर क्या था कि मार्बल बेटर कंडक्टर है हीट का वुडन के कंपैरिजन में। सेकंड क्वेश्चन, अ बेगर रैप्ड हिमसेल्फ विद फ्यू लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट। एक भिखारी है जिसने खुद को सर्दियों की रात में न्यूज़पेपर की कुछ परतों से ढक लिया है, यानी कि न्यूज़पेपर की कुछ लेयर से, एक सिंगल लेयर नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर्स हैं। दिस हेल्प्ड हिम कीप हिमसेल्फ वार्म, और इससे उसको राहत मिली। रीज़न, उसको गर्मी मिली। रीज़न पहला, फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूस्ड हीट, क्योंकि जो न्यूज़पेपर्स की कई सारी लेयर बनती चली गई तो उन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई। फ्रिक्शन का मतलब होता है, फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है, जैसे कि हम जब दोनों हथेलियों को रगड़ते हैं तो वहाँ पर एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। जब एक कोई व्हीकल रोड पर चलता है तो टायर और रोड के बीच में भी एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। मतलब जब भी दो सरफेस टच में आते हैं और एक सरफेस मूव करना चाहता है तभी जाकर के एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है। जैसे टेबल पर आपके जो बुक्स रखी हैं तो उनके बीच में भी फ्रिक्शन क्रिएट होगा जब हम बुक को अपनी तरफ खींचना चाहेंगे, ढकेलना चाहेंगे। मतलब जब तक ऑब्जेक्ट दो सरफेस जब तक टच में रहेंगे, अगर मोशन नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगा, फ्रिक्शन जीरो होगा। लेकिन जैसे ही दोनों सरफेस में से कोई भी एक सरफेस मोशन में आता है, यानी कि मूव करना चाहता है, तुरंत फ्रिक्शन क्रिएट होने लगता है। मतलब अगर हम अपने दोनों हाथों को जोड़ कर रखें, जैसे हम सुबह प्रेयर में खड़े होते हैं, तब हमारे हाथ में कोई भी गर्मी नहीं बनेगी, मतलब हाथ हमारा गर्म नहीं होगा। लेकिन जैसे हम हथेलियों को रगड़ना शुरू करते हैं, जैसे उनको हम रब करना शुरू करते हैं, तुरंत हीट क्रिएट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब दोनों हाथ टच में थे प्रेयर के टाइम पे, तब भी दो सरफेस टच में हैं, लेकिन यहाँ पर मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हमने हाथों को रगड़ना शुरू किया, जैसे मोशन क्रिएट हुआ, तुरंत हीट प्रोड्यूस हुई। तो ये था पहला रीज़न। दूसरा, एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, ये भी यहाँ पर लॉजिक दिया जा रहा है कि जो न्यूज़पेपर की कई लेयर बनती गई तो इसके बीच में जो एयर ट्रैप हो चुकी है, जो बीच में एयर ट्रैप है, वो हीट की बैड कंडक्टर है। वो जो है बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने दे रही है और अंदर बाहर की हीट को अंदर नहीं आने दे रही है। तीसरा, न्यूज़पेपर इज़ अ कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि न्यूज़पेपर हीट का कंडक्टर है। चौथा, न्यूज़पेपर इज़ एट अ हायर टेम्परेचर दैन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, क्योंकि न्यूज़पेपर सराउंडिंग यानी कि जो आसपास का इन्वायरमेंट है उससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है न्यूज़पेपर का। ये तो बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है, जितना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उतना ही न्यूज़पेपर का भी होगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होना चाहिए? देखिए, जब उस बिगर ने मल्टीपल लेयर लगाई है न्यूज़पेपर की, तो यहाँ पर फ्रिक्शन वाला कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। ऐसा थोड़ी है कि वो इन लेयर्स को रगड़ता रहेगा आपस में ऐसे, मतलब फ्रिक्शन का यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर सही होगा बी वाला। ये बात सही है कि न्यूज़पेपर की जो मल्टीपल लेयर तैयार हुई हैं उनके बीच में जो एयर ट्रैप हुई है वो एयर है बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जो कि उसकी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगी और बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देगी। थर्ड क्वेश्चन, पहली एंड बोजो मीजर्ड देयर बॉडी टेम्परेचर। पहली और बोजो ने अपनी बॉडी का टेम्परेचर मीज़र किया। पहली फाउंड हर्स टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहली का जो बॉडी का टेम्परेचर आता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड बोजो रिकॉर्डेड
37 डिग्री सेल्सियस और बोजो की बॉडी का टेम्परेचर आया 37 डिग्री सेल्सियस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? दोनों में से सही कौन सा है? सॉरी, जो आगे स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहली हैज़ हायर बॉडी टेम्परेचर देन बोजो, पहली की बॉडी का टेम्परेचर बोजो की बॉडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। चलो जी, दूसरा इसी का उल्टा कि पहली की बॉडी का टेम्परेचर बोजो की बॉडी के टेम्परेचर से कम है। तीसरा, दोनों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और चौथा है बोथ आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, दोनों को बुखार है। तो हमने पढ़ रखा है कि टेम्परेचर को मेज़र करने की 3 यूनिट होती हैं। पहला सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। इसमें आपस में कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन हमने पढ़ रखा है। और ये भी हमने देखा है कि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, अगर सेल्सियस में बात की जाएगी तब वो टेम्परेचर आता है 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों सेम टेम्परेचर को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, यानी कि दोनों सेम टेम्परेचर ही बताते हैं, बस फ़र्क यहाँ पर यूनिट का है। जैसे कोई बोले कि सर मैंने 2 घंटे पढ़ाई की आज, चाहे कोई बोले सर मैंने आज 120 मिनट्स पढ़ाई की है, तो बात तो एक ही है ना, चाहे 2 आवर्स चाहे 120 मिनट्स। तो सिमिलरली टेम्परेचर जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल पर आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से दोनों की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है, किसी को बुखार नहीं है। 4th क्वेश्चन, बोजो हैज़ 3 थर्मामीटर्स एज शोन इन द फिगर 4.1। बोजो के पास 3 थर्मामीटर है। पहला हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, दूसरा ये वाला, तीसरा ये। क्वेश्चन क्या वो पढ़ते हैं। ही वॉन्ट्स टू मीज़र द टेम्परेचर ऑफ हिज बॉडी, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मीज़र करना चाहता है, एंड दैट ऑफ बॉइलिंग वाटर, और साथ ही साथ वो उबलते हुए पानी का भी टेम्परेचर मीज़र करना चाहता है। विच थर्मामीटर, ब्रैकेट में एस लगा दिया गया है, इसका मतलब थर्मामीटर और थर्मामीटर्स शुड ही चूज़, उसको कौन सा थर्मामीटर यूज़ करना चाहिए। नाउ वी हैव 4 ऑप्शंस। थर्मामीटर फर्स्ट एंड थर्ड फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर एंड सेकंड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहला और तीसरा, देखो पहला जो थर्मामीटर है ये है क्लिनिकल थर्मामीटर, सेकंड वाला है लेबोरेटरी थर्मामीटर, और थर्ड वाला है डिजिटल थर्मामीटर। तो पहले ऑप्शन में ये कहा गया है कि पहला और तीसरा वो यूज़ कर सकता है बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, और दूसरा यूज़ कर सकता है बॉइलिंग वाटर, यानी कि उबलते हुए पानी का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है थर्मामीटर 1 फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ बोथ, कह रहा है कि थर्मामीटर 1 का ही इस्तेमाल कर लेगा दोनों काम में, मतलब बॉडी टेम्परेचर में भी और उबलते हुए पानी का टेम्परेचर मेजर करने में। थर्ड थर्मामीटर 2 बोथ, थर्मामीटर 3 बोथ, मतलब कि बी सी डी जो नीचे के 3 ऑप्शंस हैं यहाँ पर दोनों टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक ही थर्मामीटर प्रेफर किया गया है। अब देखते हैं आंसर हमारा सही कौन सा है। तो इसका आंसर सही होगा फर्स्ट वाला। ये हमने अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो हम बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये है क्लिनिकल थर्मामीटर जिसका इस्तेमाल होता है बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसका यूज़ करेंगे लैब्स में, और बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र करने में यही वाला काम आएगा। कौन सा? ये सेकंड वाला। और थर्ड वाला है डिजिटल टेम्परेचर, जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं। तो पहला और तीसरा इन तीनों का इस्तेमाल होगा बॉडी टेम्परेचर के लिए, और सेकंड वाले का होगा बॉइलिंग वाटर के लिए। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, 4 अरेंजमेंट्स टू मेजर टेम्परेचर ऑफ आइस इन बीकर विद लेबोरेटरी थर्मामीटर आर शोन इन फिगर 4.2 A, B, C and D। मतलब हम यहाँ पर आइस का, बर्फ का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, और यहाँ पर 4 सेटअप दिखाया गया है A, B, C, D। Which one of them shows the correct arrangement for accurate measurement of temperature? तो इन चारों अरेंजमेंट में कौन सा अरेंजमेंट है जिससे हम आइस का टेम्परेचर एक्यूरेट यानी एकदम करेक्ट मेज़र कर सकते हैं, ज़्यादा बिना एरर के, जिसमें ज़्यादा गलतियाँ ना हो। तो इन चारों अरेंजमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं। पहले तो
इस वाले अरेंजमेंट में क्या है, जहाँ पर जो ये ग्लास ट्यूब होता है जहाँ पर मरकरी फिल होता है, ये वाला पार्ट लगभग बीचों बीच में है, मतलब एकदम ना बॉटम में है ना टॉप में है, यहाँ पर एकदम बॉटम में आ चुका है। इससे होगा क्या, इन्वायरमेंट की हीट इस पार्ट को अफेक्ट करेगी, और ये एकदम सरफेस पर है, इसका भी कोई ज़्यादा खास मतलब नहीं है। और ये वाला भी तिरछा ही लगा हुआ है, यहाँ पर तिरछा से मतलब कि स्लैंट, तिरछा रखने से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बस फर्क इस बात से पड़ेगा कि ये ग्लास ट्यूब यानी कि जहाँ थर्मामीटर मरकरी लगा होता है वो पार्ट बिल्कुल बॉटम में आ चुका है। तो यही फर्स्ट वाला अरेंजमेंट बिल्कुल सही है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, बाकी सब में एरर आएगी। पहले दूसरे वाले में रीज़न क्या है, बॉटम में आ चुका है, ये बहुत सरफेस पर गया है, ये भी बॉटम में ही आ गया है, तो बीच में रहेगा तो एक्यूरेट टेम्परेचर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, फिगर 4.3, अच्छा 8 से लेकर के डी तक 4 फिगर बने हुए हैं। शोज अ स्टूडेंट रीडिंग अ डॉक्टर्स थर्मामीटर, मतलब एक स्टूडेंट है जो डॉक्टर के थर्मामीटर को रीड करने का प्रयास कर रही है। विच ऑफ द फिगर इंडिकेट्स द करेक्ट मेथड ऑफ रीडिंग टेम्परेचर, तो किस मेथड से वो टेम्परेचर को मेजर कर पाएगी। यहाँ पर हम पीछे से देखते हैं, चौथे फिगर में यानी कि लास्ट फिगर में इस लड़की ने क्या किया है, हाथ से वो पार्ट हैंडल किया हुआ है जिस पार्ट में लगा होता है मरकरी। ठीक, पहली चीज, मान लो इसने किसी की बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, उसको फीवर रहा होगा, जो कुछ भी रहा होगा, नॉर्मल टेम्परेचर रहा होगा, लेकिन जब इसने हाथ से पकड़ लिया वो वाला पार्ट जिधर क्या लगा हुआ है मरकरी, तब इसकी बॉडी का टेम्परेचर इस रीडिंग को अफेक्ट करेगा। बाकी आंख की पोजीशन तो सही है। इसमें इसने क्या गलती की है, हैंडल तो सही तरीके से किया है, मतलब जिस साइड को इसने पकड़ रखा है उस साइड से थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी लगा है उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है, इसका एंगल सही नहीं है, नीचे मतलब कि आँख के सामने होना चाहिए थर्मामीटर, और इसमें भी वही आँख की पोजीशन की बात हो गई, काफ़ी नीचे है। ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, क्योंकि पोजीशन भी सही है, आँख के सामने जो थर्मामीटर रखा गया है उसकी पोजीशन सही है, और साथ साथ इसने हैंडल भी सही तरीके से किया हुआ है। तो इस पहले वाले फिगर में जो तरीका दिखाया गया है रीडिंग करने का वो सही है। तो बाकियों के गलत होने का रीज़न, ऑप्शन बी और सी में एंगल सही नहीं है, और ऑप्शन डी में एंगल तो सही है लेकिन थर्मामीटर को हैंडल गलत तरीके से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फिगर यहाँ भी हैं, और शोज द रीडिंग ऑन 4 डिफरेंट थर्मामीटर्स, मतलब 4 अलग अलग थर्मामीटर हैं जिन पर रीडिंग भी अलग अलग आई है। इंडिकेट विच ऑफ द रीडिंग शोज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो इन चारों रीडिंग में से कौन सी रीडिंग नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर शो करती है, वो भी ह्यूमंस का। तो ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस यहाँ है, जबकि इसकी रीडिंग आ गई है 38 से भी आगे, तो ये तो हो नहीं सकता। और 37 नॉर्मल टेम्परेचर होता है और इस बार की रीडिंग उससे कम ही है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, ये देख सकते हैं हम, ये है 37 की लाइन, और यहीं तक रीडिंग भी आई है थर्मामीटर की, मतलब मरकरी 37 तक ही आया है, और इसमें तो 39 भी क्रॉस कर दिया है, 37 से बहुत ज़्यादा। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8th, शॉपकीपर्स सेलिंग आइस ब्लॉक्स यूजुअली कवर देम विद जूट सैक, एक्सप्लेन वाई, जो दुकानदार बर्फ बेचते हैं वो जूट के बैग्स इस्तेमाल करते हैं उसको ढकने के लिए, रीज़न। तो आइस ब्लॉक्स को जूट से इसलिए कवर करते हैं बिकॉज जूट एक्ट्स लाइक अ इंसुलेटर, जूट एक इंसुलेटर है जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता, ना बाहर के अंदर को ना अंदर वाली हीट को बाहर, इसलिए वो बर्फ़ लंबे समय तक पिघलने से बच जाती है। तो ये था इसका आंसर। तो क्या लिखेंगे, बिकॉज जूट एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, laboratory thermometer A is kept 7 centimeter away on the side of the flame, while similar thermometer B is kept 7 centimeter above the flame of candle shown। ठीक है, तो यहाँ पर एक कैंडल जल रही है
और थर्मामीटर हमारे पास हैं 2, वो भी लेबोरेटरी थर्मामीटर। एक को 7 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, एक को 7 सेंटीमीटर ऊपर रखा गया है। विच ऑफ द थर्मामीटर ए और बी विल शो ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो कौन से थर्मामीटर में रीडिंग ज़्यादा आएगी, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा किसको फील होगा, थर्मामीटर ए को या थर्मामीटर बी को। यहाँ पर एक सिंपल सा लॉजिक है, जब भी कैंडल बर्न होती है तो इसके आसपास की जो एयर है वो हीट होती है, और हीट होकर के ये एयर ऊपर की तरफ जाती है, ना कि लेफ्ट और राइट में। मतलब अपना हाथ ही हम लगा करके चेक कर सकते हैं, मतलब ये घर पे नहीं करना, फील करना है, नहीं तो पता चले जलने के बाद मेरा नाम आए सामने। तो एक कैंडल जल रही हो और हमें अपना हाथ यहाँ रखना है और एक बार ऊपर, तो यहाँ हम काफ़ी देर तक रख सकते हैं, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आसपास, लेकिन जैसे ही ऊपर ले जाएंगे बहुत तेज हाथ जलेगा। तो रीज़न वही है कि जब कैंडल बर्न होती है, कैंडल नहीं, जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो उसके आसपास की जो एयर है वो हॉट होकर के ऊपर की तरफ जाती है। तो ये बी वाला जो थर्मामीटर है ये ज़्यादा टेम्परेचर को रीड कर पाएगा, मतलब यहाँ पर राइज ज़्यादा होगा। अब इसका पूरा आंसर क्या लिख देंगे, थर्मामीटर बी शो a higher rise in temperature। रीज़न इसके हो जाएगा because hot air rises up from the candle। Next question, which is 10th। To keep her soup warm, Paheli wrapped the container in which it was kept with woolen cloth। Can she apply the same method to keep a glass of cold drink cool? Give reason for your answer। तो पहेली ने क्या किया है, सूप को गर्म रखने के लिए कंटेनर को उसने वुलन क्लॉथ से, ऊन के कपड़े से ढक दिया। कैन शी अप्लाई द सेम मेथड टू कीप अ ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक कूल, मतलब अगर एक ग्लास में कोल्ड ड्रिंक हो उसको ठंडा बनाए रखने के लिए क्या वो यही काम कर सकती है। द आंसर इज यस, बिकॉज जो वुल होता है वो एक इंसुलेटर होता है, तो वो गर्म, जैसे कि जब सूप गर्म था तो उसकी हीट को बाहर नहीं जाने दिया। अब जब कोल्ड ड्रिंक ठंडी है तो बाहर से हीट को अंदर नहीं आने देगा ताकि कोल्ड ड्रिंक गर्म ना हो जाए। तो दोनों जगह वो सही थी, पहले तो सही है ही, लेकिन दूसरी जगह भी वो ऐसा काम कर सकती है, मतलब कोल्ड ड्रिंक के ग्लास को भी वो ऊन से कवर कर सकती है, जिससे उसकी कोल्ड ड्रिंक लंबे समय तक ठंडी बनी रहेगी और सूप लंबे समय तक गर्म बना रहेगा। रीज़न कि वुल जो है वो एक इंसुलेटर है। क्वेश्चन नंबर 11। इन अ मर्करी थर्मामीटर द लेवल ऑफ मर्करी राइजेस व्हेन इट्स बल्ब कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस राइज इन लेवल ऑफ मर्करी। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि जितने भी थर्मामीटर मर्करी वाले होते हैं, जब भी बल्ब जिस बल्ब में मर्करी फिल होता है अगर वो हॉट ऑब्जेक्ट के टच में आता है तो उसका लेवल बढ़ क्यों जाता है, इसके पीछे का रीजन बताना है हमें। तो हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रखा है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड करता है, तो बस मरकरी में भी एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से उसका राइज अप हो जाता है। अब रीजन लिख देंगे पूरा इसका, मरकरी गेट्स एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग हेंस इट्स लेवल राइजेस इन द थर्मोमीटर। बस हो गया। चाहे तो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, व्हेन इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ हॉट ऑब्जेक्ट। एक बार पूरा आंसर रिपीट, मरकरी गेट्स expanded on heating, hence its level rises in thermometer when it comes in contact with hot object। आगे क्वेश्चन नंबर 12। A circular metal loop is heated at point O। तो एक यहाँ पर सेटअप तैयार किया गया है और ये जो लूप दिखाई दे रहा है हमें रेड कलर का, ये पूरा का पूरा मेटल है और कैंडल की हेल्प से इस पॉइंट ओ को हीट किया जा रहा है। ओके, क्वेश्चंस क्या है इसके, इन विच डायरेक्शन वुड हीट फ्लो इन द लूप, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। ओके, सेटअप देखते हैं फिर। अगर हमने पॉइंट ओ को हीट किया, इसका मतलब ओ का टेम्परेचर P
और R के कंपैरिजन में ज़्यादा गर्म होगा और हीट फ्लो होती है फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसका मतलब हीट जो है वो O से P की तरफ भी जाएगी और O से R की तरफ भी जाएगी। तो इसका आंसर लिखेंगे द हीट विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शंस, फर्स्ट फ्रॉम O टू P, सेकेंड फ्रॉम O टू R। और ज़्यादा आंसर मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, रीज़न है मेरी पेंसिल इस समय थोड़ा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रही है, दैट्स वाई मैं ज़्यादा आंसर्स बोल रहा हूँ। बस मेरा फोकस है समझाने पर, बाकी लिखने का काम आपका। इन विच ऑर्डर द पिन्स at points P, Q and R fixed with the help of wax fall if point O, P, Q and R equidistant from each other। तो सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया कि अगर हम पॉइंट P, Q और R इन तीन जगहों पर वैक्स की हेल्प से एक नेल फिक्स कर दें या कोई पिन फिक्स कर दें, तब किस ऑर्डर में वो पिन्स गिरेंगी। और यहाँ पर एक कंडीशन और दी गई है कि O, P, Q, R इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब इन सब की आपस में जो डिस्टेंस है वो सेम है, यानी कि O से P, P से Q, Q से R और R से O, इन सब की डिस्टेंस क्या है, इक्वल। और यहाँ पर तीन पिन लगाई है हमने, किसकी हेल्प से, वैक्स की हेल्प से। पहला एक Q पर, P पर भी है और R पर भी है। तो जब O पॉइंट को हीट किया गया तो हीट O से P की तरफ गई और O से R की तरफ गई। अगर पॉइंट O से P और R दोनों की डिस्टेंस सेम है तो एट द सेम टाइम दोनों P और R साथ ही साथ वहाँ की वैक्स मेल्ट होगी और पॉइंट P और R पर लगी हुई पिन्स पहले गिरेंगी। उसके बाद हीट R से बढ़ेगी Q की तरफ और P से ही बढ़ेगी Q की तरफ, और फिर जाकर के पॉइंट Q की वैक्स मेल्ट होगी और पॉइंट Q का पिन गिरेगा। मतलब पहले P और R की एक साथ गिर जाएंगी और फिर बाद में लेटर Q वाली पिन गिरेगी। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 13। इन द अरेंजमेंट्स A and B shown in figure, okay, pins P and Q are fixed to a metal loop and an iron rod with the help of wax। दोनों ही फिगर में पॉइंट P और Q पर वैक्स की हेल्प से पिन्स फिक्स की गई हैं। पहले वाले फिगर में वो जो पिन्स लगाई गई हैं एक मेटल लूप पर लगाई गई हैं और दूसरे वाले फिगर में एक आयरन रॉड है। तो बस दोनों में ही डिफरेंस है, सब कुछ सेम है। P और Q पर नेल का लगना, हीट करना, सब कुछ बढ़िया है। पहले में लूप है, दूसरे में मेटल रॉड है, सीधी सीधी। इन विच केस आर बोथ द पिन्स लाइकली टू फॉल एट डिफरेंट टाइम्स, एक्सप्लेन। तो दोनों ही केस में, यानी कि पहले और दूसरे केस में कौन सा सेटअप है जिसमें पिन्स का गिरना अलग अलग टाइम पर होगा, मतलब डिफरेंट टाइम पर गिरेंगी, एक साथ नहीं गिरेंगी बल्कि अलग अलग टाइम पर गिरेंगी। एक्सप्लेन भी करना है, आइए देखते हैं। फिर पहले वाले फिगर में ये पार्ट किया गया हीट। जब इसको हीट किया गया तो हीट का फ्लो होगा P की तरफ और Q की तरफ। जैसा कि हम फिगर से देख पा रहे हैं कि P और Q ये दोनों ही इस वाले पॉइंट से, यानी कि जिस पॉइंट पर कैंडल जल रही है, सेम डिस्टेंस पर है। तो इसलिए पॉइंट P और Q की जो वैक्स है वो साथ ही मेल्ट होगी और दोनों पिन साथ में गिरेंगी। लेकिन अगर इस फिगर को देखा जाए तो पहले तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, पहले पॉइंट P का ही वैक्स मेल्ट होगा, इसलिए ये वाली पिन पहले गिरेगी और बाद में गिरेगी Q वाली, क्योंकि Q वाली इस वाले पॉइंट से, यानी कि जहाँ पर हीट दी जा रही है वहाँ से काफ़ी दूर है। तो यहाँ तक हीट पहुँचने में लग जाएगा टाइम। जब टाइम लग जाएगा यानी कि यहाँ की वैक्स देर में मेल्ट होगी और पिन देर में गिरेगी। तो इसका रीजन लिखेंगे, इन केस ए पिन P and Q will fall at the same time because both are equidistant from the point of heating। आगे, in case B pin P will fall earlier and pin Q will fall later because pin P is
बिकॉज पिन Q इज फार्दर देन द P फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हीटिंग। बाकी के क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट वीडियो।